आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा क्यों दे दिया कांग्रेस की अध्यक्षता से? Subhash Chandra Bose did not get any response from Gandhiji when he asked his opinion regarding the member of new working committee. Refusing to be a puppet president under the Gandhi way, Subhash Chandra Bose resigned from the Congress presidentship on 29 April 1939. तो गांधी जी को कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिला गांधी जी से जब गांधी जी से राय पूछी गई थी, राय मांगी गई थी मेंबर्स के बारे में, जो कि नई वर्किंग समिति के, नई कार्य समिति के जो लोग थे उन मेंबर्स के बारे में राय मांगी गई तो उन्होंने नहीं दिया। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम एक पपेट यानी कठपुतली वाला अध्यक्ष नहीं बने रहेंगे गांधी जी के विचारों के अंतर्गत नीचे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए रिजाइन दे दिया कांग्रेस की अध्यक्षता से 29 अप्रैल 1939 को। Name the party formed by Subhash Chandra Bose in May 1939. What was Forward Bloc Program for Rebuilding India? कौन सी पार्टी है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई मई में 1939 में, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोग्राम क्या है जो कि मतलब हिंदुस्तान को के पुनर्निर्माण के लिए था? सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन मई 1939। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना, यही पार्टी का नाम ही है फॉरवर्ड ब्लॉक, मई 1939 में। ये जो है कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोग्राम है फॉर रीबिल्डिंग इंडिया आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड, तो इसमें जो प्रोग्राम था कि हिंदुस्तान का जो है कि फिर से हम लोग रीबिल्ड करेंगे हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिलने के बाद। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। देखो, एक है कि स्टेट प्लानिंग ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, यानी कि सामाजिक रूपरेखा के हिसाब से हम लोग स्टेट का प्लानिंग करेंगे और वो जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम खत्म कर दी जाएगी, एक नई तरह की मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा, यानी मुद्रा सिस्टम और जो है कि क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा। व्हाई डिड रस बिहारी बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? ये जो रस बिहारी घोष हैं, उन्होंने क्यों संगठित किया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को, और सबसे पहला कमांडर इन चीफ कौन था INA का, वही इंडियन नेशनल आर्मी का? रस बिहारी बोस was an old revolutionary who fled to Japan in 1915. He organized the Indian Independence League to mobilize the member of the Indian community to secure independence for India. ये जो रस बिहारी बोस हैं एक पुराने क्रांतिकारी हैं जो कि जापान को चले गए थे 1915 में। इन्होंने वहां पे संगठित किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ऑर्गेनाइज किया ताकि जो है कि एकत्रित किया जाए, मोबिलाइज किया जाए सारे मेंबर्स को, सारे सदस्यों को जो कि हिंदुस्तान की समुदाय के हैं, ताकि हिंदुस्तान को आजाद कराया जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो INA के जो कमांडर इन चीफ है वो कौन थे सबसे पहले? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Name 2 slogans which became the war cry of the INA, which island were renamed as शहीद एंड स्वराज। दो कौन सा नारा था जो कि बन गया था वॉर क्राई, है ना, जंग की आवाज बना था INA के द्वारा? तो ये है आपका एक जय हिंद और दिल्ली चलो। कौन से आइलैंड थे जिसका नाम शहीद और स्वराज दिया गया? तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई कुडेंट द इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर इम्फॉल? इम्फॉल पे INA कब्जा क्यों नहीं कर पाई? द सोल्जर ऑफ द INA fought valiantly along with the Japanese forces and reached up to the इम्फाल इन मणिपुर। जो सैनिक थे INA के, उन्होंने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी जापानीज फोर्सेस के साथ में, और वो इम्फाल तक पहुंच गए थे मणिपुर में। बट सून आफ्टर दैट, लेकिन हुआ क्या कि द जापानीज, उसके बाद हुआ क्या कि जापानीज हैड टू विड्रॉ देयर एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इंडो बर्मा जोन टू द पैसिफिक जोन। जो जापानीज है ना, उनको अपना जो है एयरक्राफ्ट वगैरह वापस बुलाना पड़ा इंडो बर्मा जोन से पैसिफिक जोन की तरफ। मोर ओवर
द मानसून हैड स्टार्टेड इवन बिफोर द फॉल ऑफ इम्फॉल। तो इम्फॉल पे कब्जा करने से पहले ही क्या हो गया था कि मानसून स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए ये जो है कि आईएनए पूरी तरह से वो आईएनए कब्जा नहीं कर पाई, बारिश आ गई थी। मेंशन टू कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। दो योगदान बताने हैं सुभाष चंद्र बोस के हिंदुस्तान के ये फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी के स्ट्रगल में। He formed a new party known as Forward Bloc with the aim to liberalize India। इन्होंने एक पार्टी बनाई, एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था जिसका, और उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए है ये। He reorganized the Indian National Army which hoisted tricolor flag for the first time on the liberated Indian soil। इन्होंने जो है कि पुनः संगठित किया था इंडियन नेशनल आर्मी को, और ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी, इसने पहली बार जो है तिरंगे को फहराया था आजाद जमी पे हिंदुस्तान के। नेम द लीडर हु प्लान टू फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम एब्रॉड। उस नेता का, लीडर का नाम बताना है जिन्होंने प्लान किया हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्लान किया, वो भी हिंदुस्तान के बाहर से, अब्रॉड से। इनका नाम है रास बिहारी बोस। Who established the Provisional Government of India in 1943। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है अस्थायी गवर्नमेंट। तो किसने इसको एस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान के अंदर 1943 में? सुभाष चंद्र बोस ऑन 21 अक्टूबर 1943 अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को ऐलान किया अस्थायी सरकार का आजाद हिंदुस्तान में। What was the objective of the Indian National Army? उद्देश्य क्या था आईएनए का? तो ऑब्जेक्टिव ये था आईएनए का, was to organize, संगठित करना, on armed revolution, armed यानी कि हथियारों से लैस वाली क्रांति, and to fight the British Army with modern arm, और हम लड़ेंगे किसके साथ? ब्रिटिश आर्मी के साथ, मॉडर्न यानी कि आधुनिक हथियारों से, मॉडर्न आर्म से। मेंशन एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईएनए टू द फ्रीडम मूवमेंट। आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का कंट्रीब्यूशन बताना है कि क्या इन्होंने योगदान दिया फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में। आईएनए ऑल्दो फेल्ड इन इट्स मिशन, आईएनए ऑल्दो फेल हो गई मिशन में, येट इट सेट एन इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ पैट्रियोटिज्म बिफोर द इंडियन पीपल। लेकिन बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया आईएनए ने देश प्रेम का हिंदुस्तानी लोगों के अंदर। The heroic deeds and sacrifices of the INA led to the political consciousness among the Indian forces। अब इनका जो कर्म था ना बिल्कुल हीरो वाला था, और इनके जो बलिदान थे उसकी वजह से चेतना आई, राजनीति में चेतना आई और इंडियन फोर्सेस के अंदर आई। द ब्रिटिश नाउ रियलाइज्ड दैट देयर डेज वेयर नंबर्ड इन इंडिया। और जो ब्रिटिश है अब उनको यह महसूस हो गया था, एहसास हो गया था कि अब उनके गिनती के दिन बचे हैं हिंदुस्तान के अंदर। मेंशन टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब ये जो अस्थायी सरकार है इसका आपको उद्देश्य बताना, मुख्य उद्देश्य दो। टू लॉन्च एंड कंडक्ट द स्ट्रगल दैट विल ब्रिंग अबाउट द एक्सपल्सन ऑफ ब्रिटिश एंड देयर अलाइज फ्रॉम द इंडियन सॉइल। पहला तो कि लॉन्च करना है और कंडक्ट करना है वो सारी जद्दोजहद जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश पूरी तरह से बाहर चले जाए और उनके जो सहयोगी हैं, अलाइज हैं, वो भी जो है हिंदुस्तान की मिट्टी से बिल्कुल ही हट जाए, खत्म हो जाए। टू स्टेब्लिश अ परमानेंट नेशनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, और जो है बनाया जाए, संगठित किया जाए, स्टेब्लिश किया जाए एक परमानेंट यानी कि स्थायी नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्र सरकार आजाद हिंद फौज की। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। नेम एनी 3 कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन सिंगापुर 1943। तो 3 देशों का नाम बताना है आपको जिसने अस्थायी सरकार हिंदुस्तान की जो है उसको जो है कि माना, अपनाया। तो वो है जापान, जर्मनी और इटली। 3 है, 2 हाँ ठीक है। और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, माना इस अस्थायी गवर्नमेंट को, इंडिया के, इसको पहचाना। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में सबसे पहला है, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों के जवाब देने हैं। व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस डिसाइड टू फॉर्म अ न्यू पार्टी। सुभाष चंद्र बोस को आखिर क्या सोची कि उन्होंने नई पार्टी बनाई।
On account of his differences with Mahatma Gandhi and the Congress Working Committee, Subhash Chandra Bose resigned the presidentship of Congress in April 1939 and founded the Forward Bloc. अब देखो गांधी जी का जो सोच था और जो सुभाष चंद्र बोस का सोच था बिल्कुल अलग ही था, और साथ में जो आपका कांग्रेस की कार्य समिति है उसका भी सोच बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिलता था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया 1939 को, 29 अप्रैल को डेट है, 29 अप्रैल थी, और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोग्राम बनाया। What were the aim and objective of the new party formed सुभाष चंद्र बोस, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई इन्होंने, इसका क्या उद्देश्य था? The party aimed at organizing all the radical and progressive element in the Congress. ये पार्टी जो है ना, इसका उद्देश्य था कि भाई हम संगठित करेंगे सारा रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है असली, है ना, साथ में इसका रेडिकल का असली के साथ साथ उग्र मतलब भी होता है। उग्र और प्रोग्रेसिव यानी कि विकास करते हुए सारे तत्वों को जो है कि कांग्रेस के अंदर जो है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे अंडर वन हेड यानी एक सर के नीचे, टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हम लड़ सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड टू स्ट्रगल फॉर इमीडिएट लिबरेशन ऑफ कंट्री, और हम स्ट्रगल कर सके, जद्दोजहद कर सके तुरंत, मतलब इमीडिएट लिबरेशन, आजादी के लिए, देश की तुरंत की आजादी के लिए। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने के बाद, इट वॉज टू वर्क फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी थ्रू वेरियस मेजर। जब आजादी मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, ये काम करेगी, ये जो पार्टी है ये काम करेगी, इस्टेब्लिशमेंट करेगी, बनाएगी एक सामाजिक सोसाइटी बहुत सारे पैमाने पे, वेरियस मेजर्स के साथ, कई पैमानों के साथ। फर्स्टली दो स्टेट प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन, secondly abolition of zamindari system, thirdly a new monetary and credit system was to be evolved। इसमें यही था कि हम स्टेट का प्लानिंग ऐसे करेंगे कि जो खेती है, एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है उसको जो है कि सामाजिक रूपरेखा के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। दूसरा है जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, और तीसरा है कि एक नई तरह की मुद्रा और जो है कि क्रेडिट सिस्टम को हम लोग विकसित करेंगे। Main objective of the forward bloc was liberation of India with the support of worker, peasant, youth and other organization। जो सबसे मुख्य उद्देश्य था इस पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, वो ये था कि आज़ादी दिलाना हिंदुस्तान को, असहयोग से वर्कर्स के, किसानों के, नौजवानों के और दूसरे संगठनों से, और संगठनों के साथ मिलके। Mention to main objective of the provisional government of free India, name any two countries that recognized the provisional government of India formed in Singapore in 1933। दो देश बताने हैं अस्थायी सरकार के, जो कि आजाद हिंद का था, और दो कंट्रीज बताने हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, माना प्रोविजनल गवर्नमेंट, स्थायी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि बना था इन सिंगापुर 1943 में। तो दो देश ये है कि टू लॉन्च एंड कंडक्ट द स्ट्रगल दैट विल ब्रिंग अबाउट द एक्सपल्सन ऑफ ब्रिटिश एंड देयर एलाइज फ्रॉम द इंडियन सॉइल, कि लॉन्च करना, कंडक्ट करना वो सारा जद्दोजहद जो कि क्या करेगा, ब्रिटिश को पूरी तरह से हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ फेंकेगा और उनके एलाइज को, उनके साथियों को, टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट नेशनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, कि एक जो है कि स्थायी राष्ट्र सरकार बनाई जाएगी आज़ाद हिंद की। और जो कंट्रीज थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था वो तो जर्मनी है, जापान है, इटली है, बर्मा है। By organizing the INA, Subhash Chandra Bose set an inspiring example of patriotism for the Indian people। संगठित करके आईएनए को सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही ज्यादा जो है कि इंस्पायरिंग एग्जाम्पल दिया देशभक्ति का हिंदुस्तानी लोगों को। इस कॉन्टेक्स्ट में यानी इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित सवालों के जवाब देने हैं। हाउ कैन यू से दैट आईएनए वाज अ यूनिक आर्मी, कैसे कह सकते हो कि आईएनए जो था कि एक काफी यूनिक आर्मी था। आईएनए यूनिक था इन इट्स वे, अपने तरीके से, एंड अनलाइक मेनी अदर आर्मीज एंगेज्ड इन द ग्लोबल वॉर, और वो बाकी सबकी तरह नहीं था जैसे बाकी आर्मीज वगैरह एंगेज थे ग्लोबल वॉर में। तो देखो क्या विशेषताएं थी। इट वॉज एन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉरेन लैंड, फॉरेन सॉइल, 100 of kilometers अवे फ्रॉम इट्स मदरलैंड। पहली चीज देखो क्या है कि ये एक ऐसी आर्मी थी जो संगठित थी विदेशी जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने हिंदुस्तान से, अपने मदरलैंड से। इट वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन पावर फॉर प्लेन्स,
tank, artillery, rifle, ammunition, and even lorries for the transport of soldier to the front. अब यहाँ सरहद तक आने के लिए लोरीज का मतलब होता है बड़ी बड़ी ट्रकें, एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद, बाकी राइफल, आर्टिलरी, टैंक, प्लेन, ये सब तो आप समझते ही हो। तो ये फॉरेन पावर के ऊपर डिपेंड थे और इनको फॉरेन मतलब विदेश से ताकत के ऊपर ये जो है कि पूरे के पूरे निर्भर थी ये आर्मी, और वहां से इनको ये सारी चीजें मिलने वाली थी। इट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अपॉन द पैट्रियोटिक फर्वर ऑफ इट्स नेशनल स्कैटर्ड ओवर द ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे पैट्रियोटिक फर्वर, फर्वर का मतलब होता है जोश, ये इसके ऊपर डिपेंड था, पैट्रियोटिक देश प्रेम वाला जो जोश था, वो जोश था ऑफ इट्स नेशनल्स, जो इसके राष्ट्रवादी हैं जो फैले हुए थे ईस्ट एशिया में, म्यांमार से लेके जापान तक, फॉर मेन, मनी, क्लोथिंग एंड फूड एंड अदर सिविलियन सप्लाईज। तो ये लोग जो है कि इन लोगों के ऊपर थे यानी कि बाहर से जो लोग फैले हुए थे म्यांमार से जापान तक, तो ये लोग जो है कि मदद कर रहे थे हर तरीके से, मेन, मनी, क्लोथिंग, फूड, सब कुछ है ना, सब कुछ। और दूसरा एक सिविलियन नागरिकों भी ये आपको दे रहे थे, इस आर्मी के लिए नागरिक भी मिल रहे थे इसमें, तो ये इनके ऊपर डिपेंड रह रहे थे। तो ये आईएनए की विशेषता है। However, its greatest asset was the spirit of self-sacrifice of the men who enthusiastically volunteered to lay down their lives. अब देखो ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे बेहतरीन इसका जो सबसे बड़ा एसेट ये था कि लोगों में खुद बलिदान देने की चाहत थी, सेल्फ सेक्रीफाइस, और ये अपने खुद की मर्जी से, इंथुजियास्टिकली है ना, उत्साह से, वॉलेंटियर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा के रूप से अपनी जिंदगी देने को, समर्पित करने को तैयार थे। तो ये आईएनए के और भी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई मजबूर नहीं कर रहा था, खुद की मर्जी से आए। व्हाट वेर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनए? आईएनए का उद्देश्य क्या था? टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन एंड टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी विथ मॉडर्न आर्म, कि संगठित करना है हमको आर्म्ड रिवॉल्यूशन यानी कि आर्म वाली क्रांति, और फाइट करना है ब्रिटिशर्स के साथ आधुनिक हथियारों के साथ। Since it was not possible for the Indian to organize an armed revolution from their homeland, this task must be assigned to the Indians living abroad, particularly on Indians living in East Asia. तो अपनी सरजमी पे तो बिल्कुल ही मुश्किल था, रॉलेट एक्ट को तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो बहुत सारा ऐसा था कि अपने देश पे तो ये हो नहीं पाता, होमलैंड पे ये क्रांति नहीं हो पाती। तो ये जो क्रांति है ये कहाँ से होती है, ये इसको असाइन किया गया इंडियंस को जो कि लिविंग अब्रॉड, बाहर रह रहे हैं, देश से बाहर रह रहे हैं, पार्टिकुलरली जो लोग रह रहे हैं ईस्ट एशिया में, टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन ऑर्डर टू मोबिलाइज ऑल द फोर्सेज इफेक्टिवली। संगठित करना एक स्थायी सरकार को आजाद हिंद की, ताकि सारे के सारे जो फोर्सेज हैं यानी बल है उसको हम लोग एकत्रित कर सके, एक जगह ला सके, मोबिलाइज कर सके। टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वॉर, टोटल पूरी तरह से जो है कि एकत्रित करना इंडियन मैन पावर को और पैसे को, ताकि जो है टोटल एक जंग हो सके। द मोटो ऑफ आईएनए वाज यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस। जो उद्देश्य था इंडियन नेशनल आर्मी का वो ये था, यूनिटी था यानी कि एकता, फेथ और सैक्रिफाइस, बलिदान। फेथ मतलब भरोसा। व्हाट वेर द अचीवमेंट ऑफ आईएनए? आईएनए का अचीवमेंट क्या था? द अचीवमेंट ऑफ द आईएनए वेयर एज फॉलोज, कि क्या प्राप्त हुआ, क्या पाया आईएनए ने? तो आईएनए मेड अ प्रिपरेशन टू लॉन्च इट्स फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया एंड वेंट इनटू एक्शन इन फरवरी 1944। आईएनए ने जो है कि पूरी व्यवस्था वगैरह तैयार की, प्रिपेयर किया और अपना जो है कि जंग की शुरुआत की, आजाद हिंदुस्तान की आजादी के लिए, और बिल्कुल एक्शन में यानी एक्शन मोड में गई फरवरी 1944 में। INA captured Modoc, an outpost situated southeast of Chittagong, and advanced up to the frontier of India. INA ने देखो कब्जा किया मोडॉक पे, एक आउटपोस्ट है जो कि साउथ ईस्ट में है चित्तौंग के, और फिर वहां से जो है कि एडवांस अप टू, और वहां से आगे बड़ी सरहद तक हिंदुस्तान के। दे कैप्चर्ड द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्ट ऑफ क्लांग, यहाँ का जो बहुत ही मजबूत मिलिट्री पोस्ट था उस पर भी इसने कब्जा किया, क्लांग के। द INA गेव, ये 2 बार है शायद, हाँ ठीक है। दे रेज्ड द INA गिव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश फोर्सेज इन द आसाम हिल्स एंड सक्सीडेड इन कैप्चरिंग ओखराल एंड कोहिमा। INA ने जो है कि बहुत ही मजबूती के साथ जो है कि जंग लड़ा, ब्रिटिश फोर्सेज को हार दी,
और आसाम की पहाड़ियों में, और वो जो है कामयाब हुए उखरल और कोहिमा पे कब्जा पाने में। दे रेज्ड द ट्राई कलर फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लिबरेटेड इंडियन सॉइल ऑन मार्च 1944। तो इन्होंने तिरंगा पहली बार जो है कि लहराया एंड अरेज द ट्राई कलर फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम लिबरेटेड, यानी कि आजाद किए हुए आजाद हिंदुस्तान की मिट्टी के ऊपर मार्च 19 मार्च को 1944 में। With reference to the Indian National Army के संदर्भ में answer the following question. Explain three measures taken by Subhash Chandra Bose to establish a socialist society. एक सामाजिक समाज बनाने के लिए, समाजवादी समाज बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से जो है कि पैमाने लिए 3 मेजर्स। तो ये 3 मेजर्स हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दूसरा एबॉलिशन जमींदारी सिस्टम का, और नया मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम लाना। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। What were the 3 decisions? 3 डिसीजन आपको बताने हैं टेकन एट द टोक्यो कॉन्फ्रेंस। टोक्यो कॉन्फ्रेंस पे कौन सा 3 डिसीजन लिया गया? तो पहला था कि टू एक्सपेंड और एंड स्ट्रेंथन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कि पहला यह है कि हम फैलाएंगे और मजबूत करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। दूसरा है टू फॉर्म अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ द लीग एंड इंडियन नेशनल आर्मी, कि एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाएगी, एन आर्मी फॉर इंडियन लिबरेशन, यानी कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक हम लोग आर्मी बनाएंगे। टू होल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट बैंकॉक टू कंसोलिडेट दिस डिसीजन। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना या संगठित करना, तो एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा ताकि इस डिसीजन को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। एक्सप्लेन एनी 4 कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू द नेशनल मूवमेंट। अब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें 4 योगदान बताने हैं सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस was a great leader who was imprisoned 10 times and spent almost 8 years in prison cells. समझ ही सकते हो कि ये इतने महान नेता हैं कि इनको 10 बार तकरीबन जेल हुई और तकरीबन 8 साल की जिंदगी केवल इन्होंने जेल में बिता दी। Such heroic deeds inspired patriotism among the Indians, और इस तरह का जो इनका कर्म है इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत भावना जागी देश प्रेम की हिंदुस्तानियों के अंदर। एट द एज ऑफ 24 ही एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स, और ये राजनीति में चले गए, एंटर कर गए 24 साल की उम्र में। इन 1923 ही बिकेम अ स्वराजिस्ट बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विद द गांधीयन थॉट। ये स्वराजिस्ट मतलब स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए एकदम टोटल, तो क्योंकि ये जो है कि गांधी जी के थॉट के साथ इनका थॉट मेल नहीं खाता था। In May 1939, he organized a new party known as Forward Bloc to liberate Indians from the colonial yoke. ये 1939 में एक नई पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कॉलोनियल रूल से। सुभाष वॉज एन एजिटेटर एंड एन एग्रेसिव फाइटर फॉर द स्वराज। यहाँ पे एजिटेटर का मतलब होता है, यहाँ है आंदोलनकारी थे और बहुत ही एग्रेसिव फाइटर थे, उत्तेजक फाइटर थे, लड़ाकू थे स्वराज के लिए। He opined that in absence of disciplined left-wing organization, he could not fight the orthodox wing led by गांधी जी। अब इनका ये कहना था, इनका विचार ये था, ओपाइंड का मतलब विचार ये था कि एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, ही कुड नॉट फाइंड, ये जो है कि लड़ नहीं सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स है लेड बाई गांधी जी। गांधी जी ने जो ऑर्थोडॉक्स वगैरह यानी कि गांधी जी की जो सोच है रूढ़ीवादी है ना, इसके साथ लड़ा नहीं जा सकता है। Thus, his party Forward Bloc made it clear to the British that they could no longer rely on Indian soldiers to maintain their hold on India. कह रहा है कि यहाँ पे तो उनकी जो पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, उसने बिल्कुल साफ कर दिया ब्रिटिश को कि अब जो है कि वो भरोसा नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तानी सोल्जर्स के ऊपर कि उनकी पकड़ बना के रखे रहें इंडिया के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस गेव अ डेफिनेट डायरेक्शन टू द नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा इंडिया के बाद। सुभाष चंद्र बोस ने एक निर्धारित डायरेक्शन, दिशा दे दी राष्ट्रीय आंदोलन को, और फिर उनका स्वागत हुआ एज नेताजी द ग्रेट लीडर। तो ये उनका कर्म है। यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट समराइज नेताजी कंट्रीब्यूशन टू हिज नेशनल मूवमेंट। अभी हम लोगों ने 4 देखा, ये भी उससे कुछ मिलता ही जुलता है। तो इसमें सबसे पहले बताना है हिज एस्केप फ्रॉम हाउस अरेस्ट, इसको समराइज करना है कि कैसे वो जो है कि एस्केप किया हाउस अरेस्ट से। इन जुलाई 1940 बोस वॉज अरेस्टेड अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो जो है कि 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, हिंदुस्तानी जो नियम कानून है उसके रक्षा के तहत।
ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पे चले गए ये। एज हिज हेल्थ वॉज डिक्लाइनिंग रैपिडली, बहुत तेजी से इनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा था। गवर्नमेंट ने इनको आजाद कर दिया, गवर्नमेंट रिलीज हिम। देयरफॉर ई छूट गया है। ही केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन कोलकाता, इनको जो है कि घर में ही बंदी बना के रखा गया, कोलकाता में नजरबंद जिसको कहते हैं ना, घर में ही। बट ऑन जनवरी 26 1941 इलूडिंग पुलिस विजिलेंस ही एस्केप फ्रॉम हिज हाउस। लेकिन 26 जनवरी 1941 को ये किसी तरह जो है कि धोखा देके निकल जाते हैं, स्केप कर जाते हैं अपने घर से। ट्रेवलिंग थ्रू पेशावर एंड रशिया ही रीच्ड बर्लिन ऑन मार्च 28। पेशावर रशिया होते हुए ये बर्लिन पहुंचते हैं 28 मार्च को। जो हिंदुस्तानी इंडियन कम्युनिटी है जर्मनी में वेलकम करती, इनका स्वागत करती है एज देयर लीडर, अपने वो लीडर की तरह, नेता की तरह, नेताजी, एंड ग्रेटेड हिम विद जय हिंद, और इनका स्वागत किया जाता है जय हिंद के नारों के साथ। ही अर्ज्ड हिज कंट्रीमैन ऑन द रेडियो टू राइज इन आर्म्स, ये जो है कि अर्ज करते हैं, मतलब निवेदन करते हैं, कहते हैं अपने कंट्रीमैन से, देशवासियों से रेडियो पे कि जो है बिल्कुल हथियार खड़े करने हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ही ऑल्सो फाउंडेड फ्री इंडिया सेंटर्स इन रोम एंड पेरिस, तो इन्होंने जो है फ्री इंडिया सेंटर का भी जो है कि स्थापना की रोम और पेरिस में। हिज बिकमिंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए, इसको भी समराइज करना है कि कैसे वो सुप्रीम कमांडर बने इंडियन नेशनल आर्मी के। 26 अगस्त 1943 सुभाष चंद्र बोस ऑफिशियली टुक चार्ज ऑफ आईएनए एंड बिकेम इट्स सुप्रीम कमांडर, इसका चार्ज लिया आईएनए का, और जो है कि सबसे जो है कि परम कमांडर बने, मुख्य। हिज फर्स्ट अचीवमेंट वाज द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943। पहला जो इनका अचीवमेंट था वो ये था कि इन्होंने ऐलान किया अस्थाई सरकार का, आजाद हिंद के अस्थाई सरकार का 21 अक्टूबर 1943 को। द प्रोविजनल गवर्नमेंट देन डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन एंड द यूएसए, तो ये जो अस्थाई सरकार थी इसने जो है कि जंग छेड़ दी ब्रिटेन और यूएसए के खिलाफ। इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, 9 गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, 9 सरकारें दुनिया की, इंक्लूडिंग जापान एंड जर्मनी, accorded recognition to the provisional government of free India headed by सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो जापान और जर्मनी को लेके ये सबने जो है ना कि अस्थायी सरकार जो बनी थी आजाद हिंद की, जिसको सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे, जिसके मुखिया सुभाष चंद्र बोस थे, इसको रिकॉग्नाइज किया सरकारों ने। द प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्वायर्ड इज फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी in free India when Japan handed over the Andaman and Nicobar Island to it on 6 नवंबर 1943। तो जो अस्थाई सरकार है सबसे पहले इसको अपना जो है कि फैलाव कब मिला, टेरिटरी मिली कब, फ्री इंडिया को, आजाद हिंद को, जब जापान ने जो है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को 6 नवंबर 1943 को इस अस्थाई सरकार को लौटा दिया। लेटर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नया नाम रखा था शहीद और स्वराज आइलैंड रिस्पेक्टिवली, इसका रीनेम किया था। सुभाष चंद्र बोस कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट, अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इनका 4 तो हम लोग देख ही चुके हैं उधर फ्रीडम स्ट्रगल वाले में, तो ये भी वैसा ही है कि एक ग्रेट लीडर थे। 10 बार इनको जेल में डाला गया था, 8 साल तक जेल में रहे हैं, और इनका जो कर्म था वही है, वही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है कि इनके कर्मों की वजह से, इनके एक्शन की वजह से हिंदुस्तानियों में देश प्रेम की भावना जगी। 24 साल की उम्र में ये राजनीति में चले गए। 1923 में ये स्वराजिस्ट बन गए थे, क्योंकि ये एग्री नहीं करते थे भाई गांधीयन थॉट को, कि गांधी जी की विचारधारा को। गांधी जी थोड़ा सा ना वो कंजर्वेटिव तो नहीं कह सकते हो, थोड़ा सा अलग ख्याल के थे वो। इनमें 1939 ही ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू पार्टी, उन्होंने नई पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक, ताकि जो है कि आजाद कराया जा सके हिंदुस्तानियों को कॉलोनियल रूल से। ये एक आंदोलनकारी थे और बहुत ही एग्रेसिव उत्तेजक फाइटर थे स्वराज के लिए। और इन्होंने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ अ डिसिप्लिन्ड लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर वह अनुशासनहीन है लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइट नहीं कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स विंग के साथ, जो कि गांधी जी का के नेतृत्व में चल रहा है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। दस हिज पार्टी, रूढ़िवादी मतलब पुराना वाला सोच, मतलब पुरानी सोच में यही कह सकते हो कि देखो वो तो चाहते थे कि भाई अहिंसा से हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि हथियार उठाना ही पड़ेगा। दस इस फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कि ये पार्टी जो है कि उसने क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश अब हिंदुस्तानी सैनिकों पे भरोसा नहीं कर सकते अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान में। और उन्होंने जो है कि सारे सैनिकों को एकदम बिल्कुल एक दिशा निर्देश दे दिया इस राष्ट्रीय आंदोलन को, और उनका स्वागत हुआ नेताजी की तरह, एज नेताजी द ग्रेट लीडर। द लास्ट 9 years
यहाँ पे ये जो है आपका 9 ईयर तो बिल्कुल ही भी नहीं है, ये 9 ईयर है, ठीक है, ये मिस्टेक है। द लास्ट 9 ईयर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वे आर मार्क्ड बाई वाइड स्प्रेड एजिटेशन। जो आखिरी के 9 साल है ना हिंदुस्तान की आज़ादी का, जो स्ट्रगल चल रहा था, जद्दोजहद चल रही थी, कोशिश चल रही थी, वो उसमें ये देखा है कि बहुत जो है कि कई जगह पे एजिटेशन हुआ। एजिटेशन का मतलब है कि आंदोलन हुआ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है अ रिफ्ट बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। देखो एक दरार थी, है ना, एक फासला था किसके बीच में, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बीच में, तो इसको आपको बताना है, डिस्कस करना है। तो देखो रिफ्ट थी बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, सुलाश लिख दिया किसी ने, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड एट त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन में ही इन दोनों के बीच में दरार शुरू हो गया था। कांग्रेस का जो सेशन चला था 1939 में। गांधी जी ट्राइड टू डिसुएड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम स्टैंडिंग फॉर री इलेक्शन। अब ये जो है कि डिसुएड कर रहे थे, परसुएड मतलब राजी करना, तो ये जो है कि नाराज कर रहे थे, डिसुएड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस को फ्रॉम स्टैंडिंग फॉर री इलेक्शन, के री इलेक्शन के लिए आप न खड़े हो एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर अ सेकेंड टर्म के लिए। बोस हाउएवर डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट एंड गांधी जी, तो बोस ने जो है कि डिसाइड कर लिया कि नहीं हम कॉन्टेस्ट करेंगे गांधी जी के साथ, है ना, चॉइस के साथ। फिल अपॉन पतभी सीता मैया, ये अच्छा, गांधी जी का जो चॉइस था वो किसके लिए था, पत्तभी सीतारमैया के लिए था, फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए गांधी जी इनको चाहते थे, पत्तभी सीतारमैया को। ही पुट हिज फुल वेट होगा इन हिज नॉमिनीज फेवर, 9 भी सही कर दिया और यहाँ पे भी गलती थी। ही पुट हिज फुल वेट इन हिज नॉमिनीज फेवर ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। तो गांधी जी ने जो है पूरी तरह से प्रयास किया और पूरा जोर दिया किसके ऊपर, अपने नॉमिनी के ऊपर जिसका नाम है पत्तभी सीतारमैया। कॉन्टेस्ट में बोस जो है कि जीत जाते हैं मेजोरिटी ऑफ वोट से, ज्यादा वोट से, तो गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं दैट द डिफीट ऑफ बोस राइवल वाज हिज, यानी गांधी जी की खुद की डिफीट है, कि मतलब गांधी जी ने कह दिया कि भाई बोस ये तो तुमने हराया है, ये तुम्हारी खुद की, मेरी खुद की हार है। और इसके प्रभाव में, कंसिक्वेंस में क्या हुआ, 13 मेंबर कांग्रेस कार्य समिति के इस्तीफा दे देते हैं। देन अ रिक्वेस्ट वाज मेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एक रिक्वेस्ट जाता है कि वो नामित करें एक वर्किंग कमेटी, यानी कि कार्य समिति का एक नामांकन किया जाए अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ गांधी जी, गांधी जी के जो है कि मर्जी के हिसाब से। मेजोरिटी ऑफ द डेलीगेट हु हैड सपोर्टेड बोस रिकन्फर्म देयर कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था बोस को, वो फिर से कंफर्म कर देते हैं अपना कॉन्फिडेंस गांधी जी के नेतृत्व में। दिस क्रिएटेड अ डेडलॉक बिटवीन बोस एंड गांधी जी, तो इसकी वजह से जो है ना इन दोनों के बीच में एकदम बिल्कुल एक डेडलॉक आ जाता है। तो ये दरार शुरुआत से रही, है ना, और धीरे धीरे ये जो है बढ़ती ही गई इस तरह के इंसिडेंट से। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसको डिस्कस करना है। तो इन अगस्त 1942 गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया 1942 में अगस्त में। एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास होता है ऑन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर बाय ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के द्वारा, डिक्लेयरिंग इट्स डिमांड फॉर एन इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। और ये लोग डिमांड करते हैं कि भाई जो है कि तुरंत खत्म होना चाहिए ये ब्रिटिश का शासन। कांग्रेस जो है बिल्कुल डिसाइड करती है कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे जन आंदोलन, जन स्ट्रगल ऑन नॉन वायलेंट लाइन, नॉन वायलेंट लाइन यानी कि अहिंसा के रेखाओं पे, मार्ग पे, अहिंसा वाले मार्ग पे, ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतने बड़े पैमाने पे। गांधी जी का जो स्लोगन था वो था डू और डाई, यानी करो या मरो, इंस्पायर्ड द नेशन, इसने पूरे राष्ट्र को इंस्पायर किया। एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड बिगेन ड्रीमिंग ऑफ अ फ्री इंडिया, हर कोई ख्वाब देखने लगा था एक आजाद हिंदुस्तान की। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट मूवमेंट वॉज क्विक, अब सरकार भी तुरंत इसके लिए जो है कि रिस्पॉन्ड की, जवाब दी। द कांग्रेस वॉज बैंड एंड मोस्ट ऑफ इट्स लीडर वेयर अरेस्टेड बिफोर दे कुड स्टार्ट मोबिलाइजिंग द पीपल। अब यहाँ पे हुआ क्या, कांग्रेस को बिल्कुल इलीगल घोषित कर दिया गया था, कांग्रेस को बैन कर दिया गया कि यहाँ संवैधानिक पार्टी है ये, और जो नेता थे बड़े बड़े इनको अरेस्ट कर दिया गया इससे पहले कि वो लोगों को जमा कर पाते। द पीपल हाउएवर वेयर अनस्टॉपेबल, लेकिन अब नेता तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन किसी तरह भीड़ जो थी, जो लोग थे वो इन अनस्टॉपेबल थे, अब उनको रोकना मुश्किल था। देयर वेयर हड़ताल एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, हड़ताल किए गए, आंदोलन किया गया पूरे देश भर में। पीपल अटैक ऑल सिंबल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट,
जो भी प्रतीक था, यानी कि ब्रिटिश शासन का जो भी प्रतीक था, रेलवे स्टेशन हो, कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, सब पे लोगों ने धावा बोला, रेलवे लाइन वगैरह को डैमेज किया, टेलीग्राफ लाइन को कट किया। कुछ जगहों पे इन सब प्लेसेस पीपल इवन सेट अप देयर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, अपना खुद का जो है आजाद सरकार बनाई लोगों ने। द मूवमेंट वॉज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा ये मूवमेंट आंदोलन जो है कि कहाँ फैला था? उत्तर प्रदेश में, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भी है, देखो उसी का ये पार्ट है, जैसे कि जगह है बलिया है, तमलुक, सतारा, धरावर, बालासोर और तालचेर है। ये जो है इसको आज़ाद कराया गया ब्रिटिश रूल से, और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने खुद की सरकार बनाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने जवाब दिया बहुत ही ज़्यादा निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ, है ना, टेरिबल भयानक क्रूरता के साथ। द आर्मी वॉज कॉल्ड, आर्मी को बुलाया गया ताकि वो पुलिस की सहायता करे। लाठी चार्ज किया गया, गोली बंदूक चलाया गया। जो कि अनआर्म डेमोन्स्ट्रेटर थे, यानी जो आंदोलनकारी थे उनके पास हथियार नहीं थे। इवन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, बच्चों को भी गोली मारी गई। जो लोग जुलूस में, प्रोसेशन में हिस्सा लिए थे, प्रोटेस्ट करने वाले जो है अरेस्ट किए गए, और उनको जो है कि प्रताड़ित किया गया, और उनके घर वगैरह पे रेड किया गया, बर्बाद किया गया, उनको घर बर्बाद किए गए। दिसंबर 1942 में ओवर 60,000 पीपल हैड बीन जेल्ड, 60,000 लोगों को जेल हुई। कुछ नेता जो स्केप कर गए अरेस्ट से और जा छुपे, और जो गाइड कर रहे थे आंदोलन को, जन आंदोलन को, है ना, छुप के जो है कि आंदोलन को गाइड कर रहे थे, और ये जरूरी भी था। और इसमें से जयप्रकाश नारायण है, एस एम जोशी हैं, अरुणा असफ अली हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, अच्युत पटवर्धन है, और श्रीमती सुचेता कृपलानी। लास्ट में इट मेड क्लियर, इसने जो है कि बिल्कुल क्लियर कर दिया ब्रिटिश को कि ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर फाइट इट पॉसिबल टू रूल इंडिया, कि भाई आप हमारे यानी हिंदुस्तानियों की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर रूल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन नेशनल मूवमेंट। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका क्या प्रभाव पड़ा नेशनल मूवमेंट के ऊपर, राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द नेशनलिस्ट फीलिंग, इसने प्रदर्शित किया, दिखाया नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो देश के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। ग्रेट कैपेसिटी दिखाया फॉर स्ट्रगल, जद्दोजहद के लिए, कोशिश के लिए, और बलिदान जो लोगों के अंदर अब डेवलप हो चुका था। इट वॉज द मास अपराइजिंग, मास अपराइजिंग मतलब जन आंदोलन है, जनता बिल्कुल उठ के आ रही थी बिफोर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने से पहले ही एकत्रित हो रही थी, साथ दे रही थी। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के हर हिस्से से लोग आ रहे थे और जुलूस प्रोसेशन में हिस्सा ले रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन आंदोलनों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड पारसीज, पारिस नहीं पारसीज, एंड इवन पीपल फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, यानी रियासती राज्यों से भी लोग निकल के आ रहे थे। इट स्ट्रेंथेंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और इसने मजबूत किया जो है कांग्रेस की जो है समाजवादी पार्टी को, बिकॉज ऑफ इट्स हीरोइक रोल इन द मूवमेंट, क्योंकि ये जो सामाजिक पार्टी थी ना, इसका जो रोल था बिल्कुल हीरोइक था आंदोलन में। आफ्टर द सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब होता है दमन, दमन के बाद जब दमन हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है कि जो संविधान का जो सवाल था ना, वो बिल्कुल डोरमेंट हो गया, मतलब इनएक्टिव, मतलब नहीं हो रहा था टिल द क्लोज ऑफ द वॉर इन 1945, जब 1945 में, जब तक कि वॉर खत्म ना हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देख सकते हो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और आगे पीछे सैनिक हैं। आइडेंटिफाई करना है द पर्सन इन पिक्चर एंड नेम द आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम, हाउ वाज द आर्मी फॉर्म्ड एंड वेयर। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कि इस फोटो के अंदर जो है कि कौन है और कौन सी आर्मी उन्होंने बनाई और कहाँ बनाई। द पर्सन जो इस पिक्चर में है ही सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने जो आर्मी बनाई दैट इज कॉल्ड इंडियन नेशनल आर्मी। आइडिया क्या था, हाउ वाज दिस आर्मी फॉर्म्ड एंड वेयर? तो देखो द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंसीव्ड, ये कहाँ से मिला, ये जो कंसीव किया गया, लिया गया इन कंसीव्ड इन मले अबाई मोहन सिंह के द्वारा, एंड इंडियन ऑफिसर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे बना, कैसे, ये देखो कि इंडियन प्रिजनर जो थे ऑफ वॉर के, वो आर हैंडेड ओवर बाय जापानीज टू मोहन सिंह हु इंडक्टेड देम टू इनटू द आईएनए। अब यहाँ पे जो इंडियन प्रिजनर थे, कैदी थे, है ना, जापानीज के द्वारा ये दिए जा रहे थे किसको, मोहन सिंह को। तो मोहन सिंह फिर इनको क्या कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर दे रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी में। द फॉल ऑफ सिंगापुर वॉज क्रूशियल, जो सिंगापुर का फॉल था वो क्रूशियल था फॉर दिस, इसकी वजह से 45,000 इंडियन, वही प्रिजनर ऑफ वॉर
जो है कि मोहन सिंह के जो है कि घेरे में आए, स्फेयर में आए और उनसे प्रभावित होकर इनको आईएनए ज्वाइन करवाया गया। बाय द एंड अंत में 1942 तक 40,000 मैन जो है 40,000 मैन जो है एक्सप्रेस किए अपनी खुद की इच्छा कि भाई हम खुद से जाएंगे, आईएनए ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से ये आर्मी फॉर्म हुई। व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्मी, ये तो आपको मालूम ही है। डिड इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ये भी देख लेते हैं। तो भाई इनका यही था कि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे आधुनिक हथियारों के साथ। ये पॉसिबल नहीं था इंडियंस के लिए ऑर्गेनाइज करना अपनी ही धरती पे जो है कि उसको इस तरह की जंग की तैयारी करना अपनी धरती पे मुमकिन नहीं था। तो इसीलिए ये टास्क उनको दिया गया जो विदेश में रहते हैं, पार्टिकुलरली खासतौर से उन लोगों को जो कि ईस्ट एशिया में रह रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इनका ये भी था कि भाई एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, और जो भी बल वगैरह हैं और लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा। पूर्ण रूप से मोबिलाइजेशन किया गया इंडियन मैन पावर का और पैसे का, ताकि पूर्ण रूप से वॉर लड़ा जा सके। जो मोटो था, उद्देश्य था आईएनए का, वो ये था यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस, भरोसा, एकता और बलिदान। हाँ, आईएनए ने अचीव किया अपना ऑब्जेक्टिव कुछ हद तक, सम एक्सटेंट। मेंशन दिस आर्मीज कंट्रीब्यूशन, तो आर्मी का कंट्रीब्यूशन हम लोग देख चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी में। वो ये है कि रिवोल्ट 1942 का और आईएनए जो है इसने जो है दिखा दिया था, रिवील कर दिया था हीरोइज्म ऑफ इंडियंस के, हिंदुस्तानी कितने हीरोइक हैं और क्या कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक, एंड पे, और जो रिलीज हुआ नेशनल लीडर जेल से बाहर निकले, तो पीपल जो है कि अब आगे की तरफ देखने लगे परहैप्स फाइनल स्ट्रगल फ्रीडम का। यानी कि अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा है और उसके बाद जो है कि नेता भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, तो अब लोग आगे की सोच रहे हैं, आगे की देख रहे हैं। आईएनए ने बहुत ज्यादा उनको इंस्पायर किया, है ना, और इंस्पायर किया अपराइजिंग इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। द इंडियन नेवल, इंडिया की जो नेवल रेटिंग थी मुंबई में, वो बढ़ती है इन रिवोल्ट इन फरवरी 1946। सिमिलर अपराइजिंग जो है होता है कोलकाता में, चेन्नई में, कराची में। ये जो नेवल रिवोल्ट था, यानी कि ये जो लोगों का विद्रोह था, इसने जो है कि ब्रिटिश की जो फाउंडेशन है उसको जो है हिला के रख दिया। इसके अलावा आंदोलन हुआ, डिमांड किया गया कि रिलीज किया जाए आईएनए ऑफिसर्स को पूरे कंट्री में। आईएनए ऑफिसर्स को निकालने के लिए जो है कि बाहर करने के लिए जो है कि आजाद करने के लिए जो है हर जगह पे आंदोलन हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट was at that time in no position to ignore Indian opinion। अब ऐसी अवस्था में थी ही नहीं सरकार, ब्रिटिश शासन ऐसी अवस्था में नहीं था कि अपोज कर सकता, मना कर सकता। इवन दो कोर्ट मार्शल जो है कि आईएनए पेजर को गिल्टी कर दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने उनको फ्री कर दिया। कोर्ट मार्शल में वो गिल्टी हो गए थे कि हाँ वो मुजरिम है। आईएनए ने सेट किया एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल देश प्रेम का, और जो हीरोइक डीड और सेक्रीफाइसेस थे जो सैनिकों के, आईएनए के, उसकी वजह से जो है राजनीतिक चेतना आई हिंदुस्तानी लोगों के अंदर, हिंदुस्तानी बल के अंदर। जो ब्रिटिश थे अब वो रियलाइज कर चुके थे कि अब जो है कि भरोसा नहीं किया जा सकता हिंदुस्तानी फौज के ऊपर कि ये हमारी पकड़ हिंदुस्तान में बनाए रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड